ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन MS-01 यूनिट 5। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। हमें इन सब के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसमें विजन वर्ड मिसिंग है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ए विजन। तो जैसे कि आपसे कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ आफ्टर से 20 ईयर्स। तो हम लोगों के जवाब होते हैं कि हम हमारी कंपनी खोल लेंगे, हम CEO बन जाएंगे या हम जनरल मैनेजर बन जाएंगे। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंपनी के बारे में कि वो कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कंपनी अपने आप को आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कहाँ देखना चाहती है। अब जरा हम देखें कोको कोला का विजन क्या है। कोको कोला का विजन है टू क्राफ्ट द ब्रांड्स एंड चॉइस ऑफ ड्रिंक्स दैट पीपल लव टू रिफ्रेश देम इन बॉडी एंड स्पिरिट। इसी तरीके से रसना पर गया, मैं एक हिंदुस्तानी ड्रिंक पर गया, वहां पर वेबसाइट पे मुझे कुछ नहीं मिला। मैं एप्पल की वेबसाइट पे गया तो वहां पर लिखा हुआ था टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ एंड टू लीव द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउंड इट। इसी तरीके से हमारे पास है KFC का, हल्दीराम का, एक आकाश नमकीन है इंदौर बेस्ट, वो भी काफी ग्रो कर रही है। फिर अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो फ्लिपकार्ट का देखिए टू बिकम अमेजन ऑफ इंडिया, ये उसका विजन था जब वो खोला गया था। तो अमेजन तो नहीं बन पाया, वॉलमार्ट जरूर बन गया वो। और जो अमेजन का जो विजन है दैट इज टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, टू बिल्ड ए प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। ये भी काफी अच्छा विजन है। और हम विजन पे आते हैं, यहाँ पर अदानी का विजन दे रखा है, NTPC का दे रखा है, रिलायंस पावर का है, इंडियन रेलवे का है। इंडियन रेलवे का तो काफी लंबा चौड़ा विजन दे रखा है। रिलायंस पावर के अंदर मुझे विजन स्टेटमेंट तो नहीं मिला, मिशन स्टेटमेंट था वहां पे। NTPC का है टू बी द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर कंपनी एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ। ये काफी अच्छा बनाया हुआ विजन स्टेटमेंट है। इसके अंदर वो आज से 20-25 साल बाद या 50 साल बाद कहाँ होंगे, वो जो क्वेश्चन है उसका एकदम डायरेक्ट आंसर दे रखा है कि हम वर्ल्ड के लीडर होंगे। अब आते हैं हम मिशन पर। मिशन जो होता है वो उस कंपनी के एग्जिस्टेंस का रीजन होता है। ये डिफाइन किया जाता है उन बेनिफिट्स में जो फर्म जो है अपने कस्टमर को देती है। ये कंपनी के साइज, ग्रोथ, इन सब चीजों की या प्रोडक्ट की बात नहीं करता। ये मिशन स्टेटमेंट जो है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, कस्टमर को अपने ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है। तो अगर मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछेंगे कि हम किस बिजनेस में हैं और हमें क्या होना चाहिए। मिशन ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाले कुछ सालों तक के लिए वैलिड हो। एक लॉन्ग टर्म मिशन होना चाहिए। ये मिशन जो है कम से कम मैं चाहूंगा कि 10 से 15 साल का तो होना चाहिए। इतना बड़ा मिशन तो होना चाहिए। जो कंसेप्ट है मिशन का वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो सकते हैं। हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम इसे चेंज कर लें। इसको काफी नैरोली भी डिफाइन नहीं करने की जरूरत है मिशन को, कि बाद में हम लोग जो है वो एक्सपेंड ना कर पाए, क्योंकि ये करीब 20 साल का स्टेटमेंट होता है। और ये जो मिशन जो होता है ये और विजन, ये सब मिलकर के हमारी जो आगे की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, जो हमें जो गाइड करती हैं आगे बढ़ने के लिए, ये उसका एक स्टेटमेंट होता है जिस टारगेट के लिए हम वर्क करते हैं। अगर बहुत नैरोली डिफाइन किया है तो हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिस कर दें। जैसे आपका था कि मान लेते हैं कि आपका मिशन स्टेटमेंट था कि हम थर्मल पावर प्लांट में नंबर 1 हो जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि कोयले की सिचुएशन सही ना रहे, हो सकता है कि लोग गवर्नमेंट रेगुलेशंस ठीक ना रहें, लेकिन आपने तो अपना मिशन ही थर्मल पावर प्लांट में नंबर 1 होना था। आप डाइवर्सिफाई नहीं करे, इस वजह से आप सोलार में नहीं गए, आप हाइड्रो में नहीं गए। तो मिशन स्टेटमेंट जो है वो बहुत नैरोली डिफाइंड होना नहीं चाहिए। अब मिशन स्टेटमेंट पे आते हैं हम कुछ कंपनियों के। तो NTPC का है टू प्रोवाइड रिलायबल पावर एंड रिलेटेड सॉल्यूशन इन एन इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर ड्रिवन बाय इनोवेशन एंड एजाइलिटी। अमेजन का देखें तो अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना चाहती है और वो कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़िया बढ़ाना चाहती है, इंटरनेट कस्टमर एक्सपीरियंस को। कोको कोला का है टू रिफ्रेश द वर्ल्ड इन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो इसी तरीके से हमारे पास ये टाटा स्टील का है स्ट्रेंथन इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंड मटेरियल। अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर कोई विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत पड़े या एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप टाटा के उठाएं, टाटा स्टील का उठाएं, टाटा मोटर का उठाएं या किसी भी टाटा की कंपनी का उठाएं, क्योंकि टाटा की कंपनी की ये जो विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए होते हैं और वर्ल्ड वाइड इनका एग्जाम्पल भी दिया जाता है।
अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले था हमारे पास विजन, विजन के बाद मिशन। विजन जो था वो बहुत ब्रॉड था, जो कि 40-50 साल तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है कंपनी को, एक कंपनी कहाँ अपने आप को बहुत लॉन्ग टर्म में देखना चाहती है, वो था विजन। उसके बाद आया मिशन। मिशन ये था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर को, हम कस्टमर के लिए क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। और ये जो टारगेट था मिशन का, वो 10 से 15 साल 20 साल पकड़ लीजिए आप। अब आता है ऑब्जेक्टिव। तो जो हमने मिशन जो डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो जो मिशन का स्टेटमेंट है उससे हम जो है छोटे छोटे अचीवेबल टास्क जो हैं वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये क्वांटिफाइबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई वैल्यूज दी हुई होती हैं इन ऑब्जेक्टिव की, जैसे कि हमें 1 मिलियन का टर्नओवर करना है या हमें वेस्टेज जो है इतना रिड्यूस करना है। ये क्वांटिफाई नहीं होते हैं, ये जस्ट एक स्टेटमेंट्स होते हैं। कभी कभी जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब दो ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे कि प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ, तो प्रायोरिटी देखनी चाहिए, किसे पहले करना चाहिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते टाइम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का ध्यान में रखते हुए थोड़ा रूम छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 आ गया अचानक से, तो हमारा जो मिशन था उसको अचीव करने के लिए ही हम निकले हुए थे। ऑब्जेक्टिव है उसी हिसाब से डिफाइन थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा हमें वो छोड़ना चाहिए, रूम छोड़ना चाहिए अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस का। और जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमेशा प्राइवेट कंपनीज का हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होता। पीएसयू का तो बिल्कुल ही नहीं होता है। पीएसयू का तो सोशल रीजंस भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज का भी हमेशा प्रॉफिट जो है वो मोटिव नहीं होता है। हाँ, प्रॉफिट होने से कंपनी सर्वाइव करेगी तो बाकी सब चलेगा, दैट आई एग्री, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मोटो नहीं होता है। आपको टैलेंट रिटेन करना होता है, आपको सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिए होती, केवल प्रॉफिट नहीं, सस्टेन्ड प्रॉफिट चाहिए होता है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए यू हैव टू वर्क हार्डर एंड यू हैव टू मेक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। मैं ऑब्जेक्टिव के कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपका सेल इंक्रीज एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। शेयर होल्डर्स की वैल्यू ग्रो करना आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एचआर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को इंप्रूव करना, टैलेंट रिटेन करना। सेल्स में कस्टमर सर्विस हो सकता है। मार्केटिंग में मार्केट शेयर बढ़ाना हो सकता है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना हो सकता है। शॉप फ्लोर पर मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाना हो सकता है। अब आते हैं गोल्स। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज क्वांटिफाइड नहीं थी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मैं सेल्स में हूं, मुझे सेल्स टारगेट दिया गया है। तो जो टारगेट था वो टारगेट नहीं था, एक गाइडेंस थी कि आपको सेल्स बढ़ानी है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। अब जब गोल्स की बात आती है तो गोल्स जो होते हैं ये क्वांटिफाइबल होते हैं, ये मेजरेबल होते हैं, इनको मेजर भी किया जा सकता है। और कोई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिसके ऊपर इसको मेजर करके आपका भी अप्रेजल किया जा सकता है। तो गोल्स के 4 बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहली चीज तो ये कि ये ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें टारगेट्स होते हैं, फिक्स टारगेट्स होते हैं, वैल्यू में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल है हमारा $1 मिलियन सेल, तो वो आपका टारगेट है। और टाइम बाउंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इतनी सेल्स, तो पीरियड नहीं दे रखा है, पीरियड दे रखा है 1 साल में इतनी सेल, तो दैट इज टाइम बाउंड। और एक स्टैंडर्ड होता है मेजर करने के लिए। वो स्टैंडर्ड इसलिए होता है मेजर करने के लिए कि आप जो है वो जरूरत से ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि अनअचीवेबल गोल आप क्रिएट ना करते। इट कुड बी बेंचमार्किंग फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। तो बेंचमार्किंग होती है जिससे हम उस अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकें कि हमने अच्छा किया कि खराब किया। गोल्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मिशन के साथ। ये जो गोल्स होते हैं ये मार्केट के साथ भी कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट की डिमांड कुछ और चल रही है, आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने रिसोर्सेज के साथ भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, आपके पास उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर सब कुछ है तभी आप गोल को उस तरीके से डिफाइन करेंगे, अदरवाइज तो वो अनअचीवेबल गोल बन जाएगा। देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन द करंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर। और प्रायोरिटीज जो है हमें डिफाइनेबल होनी चाहिए और गोल्स जो होते हैं वो अचीवेबल होने। अब गोल्स के कुछ एग्जाम्पल ये तो आपके बुक में ही दे रखे हैं। तो गोल का जो एग्जाम्पल है वो है मार्केट शेयर बढ़ाना, सेल्स इंक्रीज करना, कॉस्ट रिडक्शन करना। अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पर। स्ट्रेटजी जो होती है ये भी इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव होती है। स्ट्रेटजी होती है वो जो है टॉप मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। स्ट्रेटजी जो है वो बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से बनाई जाती है। आपकी फर्म की स्ट्रेंथ वीकनेस जो है
जो स्वॉट एनालिसिस जिसे आप अक्सर आपने कई बार सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उसके हिसाब से जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि फर्म जो है वो किस चीज में अच्छा है, और जो नई चीज जो बनाई जाएगी वो उसी हिसाब से बनाई जाएगी। एक एग्जांपल है, जैसे कि संतूर साबुन बनाता है, तो साबुन बनाते बनाते वो हैंड वॉश बनाने लग गया, तो हैंड वॉश बनाने लग गया तो उसको उसमें फायदा क्या है भाई, सेम चीज है, बस पैकिंग तो चेंज हो गई है। उसके बाद वो शैम्पूज बनाने लग गया, चलो शैम्पू बनाने के अंदर थोड़ा सा केमिकल वेमिकल, तो उसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी हल्की सी तकलीफ हुई होगी, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो वही सेम यूज कर रहा है, तो एक नया प्रोडक्ट ऐड करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर टेल्क पाउडर, हाँ टेल्क पाउडर बनाने के अंदर हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्रोडक्शन लाइन चेंज करनी पड़ी उसे, लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम ही है। तो वो इस तरीके से उसने अपने ऑब्जेक्टिव के इन लाइन होकर के, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हुए, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी देखते हुए उसने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। अगर मान लेते हैं संतूर ताला बनाना चालू कर दे तो क्या होगा, तो ताला बनाना तो एकदम अलग चीज हो जाएगी। अब यहां पर एक सोचने वाली चीज है कि गोल और स्ट्रेटजी में क्या फर्क है। गोल में जैसा कि मैंने बताया कि टारगेट दिए जाते हैं, और स्ट्रेटजी जो होती है लॉन्ग टर्म होती है। गोल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, एक साल के लिए टाइम बाउंड होते हैं। स्ट्रेटजी जो होती है वो टाइम बाउंड नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको एक बार ले लिया जाए तो उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं अपनी फैक्ट्री को कहां पर खोलूं, मैं सिंगूर वेस्ट बंगाल में खोलूं या गुजरात में खोलूं, तो ये जो डिसीजन है दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और अगर ऐसे डिसीजन रिवर्स करने पड़ जाएं तो काफी ज्यादा लॉस हो जाता है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। लेकिन जो गोल वाले जो डिसीजन जो होते हैं, जो बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जब सेल्स फोर्स जो है वो लंच के अंदर बारी बारी से जो है लंच करने जाती है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो है वो परेशान नहीं होता। तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेटजी। अगर आप इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं तो ये वर्ड गलत है। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये है आपका टैक्टिकल डिसीजन। तो ये आपकी टैक्टिक है, किस तरीके से सेल्स फोर्स को आप मैनेज कर रहे हैं। टैक्टिकल डिसीजंस आर रूटीन इन नेचर, दे आर डन बाय द ऑपरेशनल मैनेजर्स। लेकिन जो स्ट्रेटजी जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है आपके बुक में। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस करते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया, आप स्वॉट करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उसके बाद आप जनरेट करेंगे अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है तो मैंने वही एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल क्या है, वो बोल इसी तरीके से रहा है कि स्ट्रेटजी जो हो सकती है वो 4 ही टाइप की स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो पहली स्ट्रेटजी है कि यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अगर कुछ कर रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी को हम बोलेंगे कि जैसे कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, तो वो है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। सो दैट इज वन स्ट्रेटजी। अनदर इज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन ए न्यू मार्केट। एक आपका एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है, उसको एक नए मार्केट में आप लॉन्च करने चाहते, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर नए मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसके एग्जांपल्स मैंने नीचे दे रखे हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में कर रहे हैं तो एग्जांपल है जैसे संतूर सोप जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहता है तो उसके लिए वो फ्री कर देता है शैम्पू के साथ साबुन, या फिर अपने रिटेलर का मार्जिन बढ़ा देता है, या क्रेडिट पीरियड बढ़ा देता है। या फिर अगर हम देखें कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर नए मार्केट के अंदर अगर लॉन्च करना है तो वो एग्जांपल है जैसे संतूर ने इंडोनेशिया में लॉन्च किया, मान लेते हैं, तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और अगर न्यू मार्केट को हम लोग, हमारे न्यू प्रोडक्ट को अगर हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं तो वो एग्जांपल होगा जैसे कि टेल्कम पाउडर या फेशियल क्रीम को जो एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करना है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव अ स्ट्रेंथ, यू हैव योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिर आता है नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च। ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, नए मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे कि एक नया लॉक बनाना, लॉक बना करके नए मार्केट में छोड़ना। तो इसके लिए आपको नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए हो सकता है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चाहिए हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रांडिंग चाहिए हो सकती है। पुराना ब्रांड जो हो सकता है वो आपका ऑलरेडी साबुन से लिंक्ड है तो लोग इतनी जल्दी लॉक के साथ उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। इसके बाद आता है, जब आपने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज के बना ली हैं तो उसके बाद आता है कि हम उन अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करें। तो जैसे कि हमने अभी 3-4 अल्टरनेटिव्स बताए थे, इस तरीके से काफी सारे अल्टरनेटिव्स बन सकते हैं और लोग काफी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में पेनिट्रेट कर लो, या फिर हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे सजेशंस आ सकते हैं, काफी सारे अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं। उन सारे अल्टरनेटिव्स को हम लोग फिर इवेलुएट करते हैं प्रॉफिट टर्म्स में, रिटर्न टर्म्स में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट, रिटर्न, मिनिमम रिस्क होगा, हम उसको सेलेक्ट करें।
इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं। इस लेक्चर का पार्ट 2 बनाया जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर।